एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंट्स की बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लेन देनों का अभिलेखन पार्ट 1। इसमें बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया व्यावसायिक सौदे एवं स्रोत प्रलेख, जिसका कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। आपके पिता आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के प्रोत्साहन स्वरूप एक कंप्यूटर खरीद कर देना चाहते हैं। इसके लिए आप उनके साथ बाजार गए। वहाँ वितरक ने आपको कंप्यूटर के मूल्य के भुगतान, जो कि 35,000 रुपये था, के साथ रोकड़ पर्ची, कैश मेमो भी दी। नकद के बदले में कंप्यूटर का क्रय सौदे का एक उदाहरण है। इसके अंतर्गत दो पारस्परिक विनिमय हुए, रोकड़ का भुगतान, कंप्यूटर की सुपुर्दगी। इसलिए इस सौदे में दो पक्ष निहित है, लेना व देना। रोकड़ का भुगतान देना पक्ष है तथा कंप्यूटर की सुपुर्दगी लेना पक्ष है। मतलब इसमें जो बताया कि जो 35,000 का कंप्यूटर खरीदा था, उसके बदले में उसने जो जिससे हमने खरीदा उसने कैश मेमो दिया। तो ये दो ट्रांजेक्शन हो गए कि इसमें एक साइड तो डेबिट हुआ और एक साइड क्रेडिट हो गया। जैसे कि हमने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट दिया टू कैश की, इसकी एंट्री ऐसे होगी क्योंकि कंप्यूटर एक एसेट है, हमारे पास एसेट आई और कैश हमारा चला गया। तो इसमें एक साइड डेबिट हुई है और एक साइड क्रेडिट हुई है। और इसमें बताया गया है कि जो व्यावसायिक सौदे होते हैं उसके लिए कई प्रकार के प्रलेखों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रोकड़ पर्ची, बीजक, विक्रय बिल, जमा पर्ची, चेक, वेतन पर्ची आदि। और इन सबको जो प्रमाणिकता प्रदान करते हैं उसको स्रोत प्रलेख कहते हैं। कोई भी प्रलेख जो किसी सौदे को प्रमाणिकता प्रदान करता है स्रोत प्रलेख कहलाता है। और यहाँ पे आपको सौदा प्रमाणक का फॉर्मेट दिया गया है, प्रारूप दिया गया है, देख लीजिए इसे। नेक्स्ट है लेखांकन प्रमाणक की तैयारी। प्रमाणकों का लेखांकन उदाहरणार्थ रोकड़ पर्ची, नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक, जर्नल प्रमाणक आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेखांकन प्रमाणकों का कोई विशेष प्रारूप नहीं होता। प्रमाणक मतलब जो वाउचर्स होते हैं, जो अकाउंटिंग जो वाउचर्स होते हैं उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं क्योंकि सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। इसमें कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं बट ये फिक्स नहीं है, सबके अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं। बस उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ होना चाहिए। अगर उसके पास जीएसटी वगैरह है तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। कौन सा जो अकाउंट है डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं वगैरह, सारे होने चाहिए उसमें। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कि हमारे पास कैपिटल दी हुई है और एसेट दी हुई है तो हमें लाइबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि जो कैपिटल है वो निकालेंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके, और अगर लाइबिलिटी निकालनी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे रोहित ने 5 लाख रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय की इकाई प्रारंभ की। लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय की इकाई के पास वित्तीय स्रोत के रूप में 5 लाख रुपए की नकद रोकड़ उपलब्ध है। अर्थात रोहित जो कि व्यवसाय का स्वामी है, उसकी पूंजी के रूप में व्यवसायिक इकाई के पास 5 लाख रुपए के स्रोत उपलब्ध है। तो इसको एक बैलेंस शीट इन्होंने दिखाया है कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिखा दी 5 लाख की, और एसेट भी अब 5 लाख की, कैपिटल 5 लाख की है तो हमारे पास एसेट भी 5 लाख की ही होगी, क्योंकि इसमें कहीं लाइबिलिटी मेंशन नहीं की वे सिर्फ कैपिटल दिखाई गई है। और बताया भी तो गया है कि 5 लाख रुपए की नकद रोकड़ के रूप में उपलब्ध है। तो मतलब 5 लाख की कैश बता दी, 5 लाख की कैपिटल बता दी, तो दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इसमें इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं हुई है। आगे का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।